हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी उसका महत्व से हम हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। हमारे दो और चैनल हैं जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का भी। रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, और यहाँ पे आपको आज हम कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के नोट्स भी करेंगे, और उसका जो चैप्टर हम करेंगे उसका टेस्ट रात को 9 बजे होगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियोज। मानसूनी पवनों के संदर्भ में आपने बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा की जानकारी थी, बिल्कुल सही है। जो प्राचीन भारत के लोग थे उनको मानसून पवनों की दिशा की जानकारी थी। भारत के लोग मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में लग गए थे, समर्थ हुए थे। तो ये दोनों सही है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी सही होगा। आंसर होगा यहाँ पे सी, दोनों सही हैं। ठीक है, तो मानसूनी पवनों के बारे में ये दोनों सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून पवनों की दिशा मालूम हो गई थी। भारत के लोगों ने मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किए थे। तो भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून पवनों की दिशा मालूम हो गई थी, और भारत के लोगों ने मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, दोनों सही है। आंसर यहाँ पे सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के बारे में है, आपने बताना है कौन सा सही है। देखिए, उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता था, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में जो नदियों के बीच स्थित राज्य थे उनके बारे में ए बिल्कुल सही है। उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का जो राज्य था कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता था, बिल्कुल सही है। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन था वो तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था, बिल्कुल सही है। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक जाती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन कलिंग देश में की जो सीमा थी उत्तर में महानदी तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे डी सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। कर्नाटक राज्य की सीमा के उत्तर में भीमा नदी का दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती थी। जो कर्नाटक राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती थी। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों की सीमा तुंगभद्रा के उत्तर में पड़ती थी तथा इन राज्यों को तुंगभद्रा के दक्षिण में राज्य प्रसार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, और दूसरी ओर पल्लों और चोलों को भी इस नदी के उत्तर में राज्य के प्रसार में कठिनाई आई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा महानदी तक और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक होती थी, तो यहाँ तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्राचीन काल में व्यापार से संबंधित है, ये कौन सा सही है? प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में विचार कीजिए। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्गों से होता था, या बी ऑप्शन इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग से होता था। तो प्राचीन काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था, क्योंकि उस काल में सड़कें बनाना कठिन था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्राचीन काल में नदियाँ वाणिज्य और संचार की धमनियाँ थी, इसलिए इस काल में मनुष्य और वस्तुओं का आवागमन था वो नावों से होता था। नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्य संचार में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। अशोक द्वारा स्थापित
प्रस्तुत स्तंभ नावों द्वारा ही देश के दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाए गए थे और संचार साधनों के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही थी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो व्यापार और संचार मार्ग सड़क से नहीं था, क्योंकि उस तरह सड़कें बनाना कठिन था। प्राचीन काल में नदियां थी, वाणिज्यिक और संचार की धमनियां थी, इसलिए इस काल में मनुष्यों और वस्तुओं का आवागमन था वो नावों से होता था। नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्य संचार के रूप में उपयोग किया जाता था। अशोक द्वारा स्थापित प्रशस्त स्तंभ नावों द्वारा ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए जाते थे। संचार साधनों के रूप में नदियां की भूमिका थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक कायम रही थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? बी। और अनअकैडमी पर जो हमारी 9 बजे लाइव क्लास होती है ज़रूर देखिए अनअकैडमी पर। वहाँ पे आपका लाइव में आपका टेस्ट होता है। ठीक है, लाइव टेस्ट होता है वहाँ पे आपका, और सारे जो आंसर होते हैं वो पोल में देना होता है आपको 30 सेकंड में। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रात को 9 बजे जरूर देखिए अनअकैडमी पर। 2 और हमारे चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में आपने बताना है कौन सा सही है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी घाटी में हुआ था, बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव और विकास हुआ था वो सिंधु नदी घाटी में हुआ था। जो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ था सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, बिल्कुल सही है। बी देखिए, वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा घाटी में हुआ था, तो ये सही नहीं है। जो वैदिक संस्कृति है उसका उद्भव है वो पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ था। ठीक है, तो बी सही नहीं होगा यहाँ पे। सी देखिए, वैदिकोत्तर जो वैदिक का उत्तर काल था उसकी संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, तो सी यहाँ सही नहीं होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति जो मुख्यतः लोहे पर आश्रित थी मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी सही नहीं होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश में पंजाब में हुआ था, जबकि विकास था वो पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ था। और उत्तर वैदिक संस्कृति में जो मुख्यतः लोहे पर आश्रित थी मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर सिर्फ ए सही होगा। आप आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी, तो बिल्कुल सही है। जो ताम्र पाषाण काल में सामाजिक समानता पाई जाती थी, बी यहाँ पे सही नहीं होगा, ए सही है। ताम्र पाषाण काल में बस्ती के ढांचे में शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता शुरू हो चुकी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया जाता था। कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहना हुआ कर दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन रखे थे। इस काल में सरदार और नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती में रहते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, और आयताकार मकानों में सरदार वर्ग तथा गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग रहते थे। तो सरदार कहाँ रहते थे? आयताकार मकानों में रहते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ए, सिर्फ ए आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह था जो कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? कोरोमंडल तट पर कौन सा स्थित था? तो अरिकामेंडू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचमार्क सिक्के, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के प्राचीन पंचमार्क आहत सिक्के किस धातु के बने थे? तो किस धातु के बने थे? चांदी के बने थे। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? चांदी होगा। आंसर चांदी होगा। तो भारत के प्राचीन पंचमार्क जो सिक्के थे वो किस धातु के बने थे? चांदी के बने थे। भारत के प्राचीनतम
सिक्के थे वो चांदी के बने होते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी थी। तो आहत क्या थी, इसमें कुछ आकृतियां अंकित की थी। और ये जो पंचमार्क सिक्के थे वो उस चांदी के बने होते थे और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र ये सभी आकृतियां बनी होती थी। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा यहाँ पे सी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। आंसर बताइए कैसे सुमेलित होगा ये, आपको सुमेलित करना है ये। देखिए, सोना कहाँ से प्राप्त होता था? कर्नाटक से। सोना कर्नाटक से प्राप्त होता था। सीसा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता था। तांबा था राजस्थान से और टीन था अफगानिस्तान से। तो इस तरह से मैच होगा, ये मैच इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा यहाँ पे सी। यहाँ पे आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन बाद में देखते हैं हम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं हमने। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। और उसके बाद हम हिस्ट्री के कुछ नोट्स भी करेंगे और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मिलेंगे। 3 चैनल हमने 3 चैनल इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज मिल सकें। डेली आपको तीनों चैनलों से वीडियोज मिलेंगी। 5 वीडियोज तीनों चैनलों पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर उनके नोट्स मिल जाएंगे आपको और इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रात को 9 बजे हमारा लाइव क्लास होता है, उसमें जो हमने पढ़ा होता है यहाँ पर उसका टेस्ट होता है, तो वो भी ज़रूर कीजिए। लाइव में आपको पोल में आंसर देना होता है 30 सेकंड में, तो लाइव में MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।